हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस को लेकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी में पहले से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्रिप्स बातें करेंगे। उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, आंसर का उस प्रश्न का फॉर्मेट क्या हो सकता है, उसे हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो अगर बीपीएससी इसे बार बार क्यों प्रश्न इस टॉपिक से पूछती है, इसमें आपके बेहतर उत्तर लेखन कैसे हो सकता है और अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सीरीज में यह शुरुआत की गई है। जैसा कि सृजन 2.0 हम लोग का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उसी सीरीज के तहत हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू किए हैं, जहां पर आपको PYQ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करेंगे, ताकि आप बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को पहले से कवर करते चले और कुछ थिंक बेस्ड चीज़ों को क्या कर सके, रिवीजन कर सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा चंपारण आंदोलन का मूल्यांकन। यहाँ से लगातार प्रश्न देखने को मिलता है, तो हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, तो चंपारण आंदोलन से प्रश्न आपको 69 में पूछा गया है और ये लगातार प्रश्न पूछा जाता है। या तो शॉर्ट क्वेश्चन में प्रश्न पूछ दे या लॉन्ग क्वेश्चन में प्रश्न पूछ दे। अगर बिहार के संदर्भ में इस प्रश्न को हम अगर छोड़ के जाते हैं, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से नहीं करके जाएंगे, तो समझिए आपका 38 नंबर का नुकसान होना ही होना है। तो इस पर अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न था 69 बीपीएससी में, जो प्रश्न था आप लोगों का कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले इसको क्या करना, बाइफरगेट करना, अलग करना है या तोड़ना ऐसे है। प्रश्न किस रूप से पूछा गया, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न है चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन। तो आपको एक है यहाँ पर, क्या इस आंदोलन का सबसे पहले तो आपको मूल्यांकन करना है, इसके सभी पक्षों को एक संक्षिप्त मूल्यांकन देखना है, ताकि इस प्रश्न से जो भी चीज़ें उभर कर आई हैं या इसका बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या था, उसका एक इंट्रो मिल जाए। दूसरा इस टॉपिक, इस प्रश्न में दूसरा पार्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके प्रभाव। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आप लोगों को जैसा पता होगा कि 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत होती है। उससे पहले भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण चल रहे थे। उसी बीच में यह आंदोलन भारतीय पृष्ठभूमि पर हुआ, जिसमें भारतीय नेता के तौर पर आपको जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता में आए थे, आपको महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी भारत में उसमें लोकप्रिय नहीं थे, उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। साथ ही बिहार में आकर जब इन्होंने इस प्रकार के आंदोलन को धरातल पर देखा और उसको सफल बनाने का प्रयास किया, उसी क्रम में इसकी भूमिका के संदर्भ में प्रश्न पूछता है। यहाँ से आपको गांधी के उद्भव का भी प्रश्न आपसे जोड़कर पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे दूसरा पार्ट क्या है, इसके स्वतंत्रता संग्राम में इसके प्रभाव किस रूप से थे, उसका वर्णन करने कह रहा है कि जो प्रभाव पड़े उसका वर्णन कीजिए। देखिए, कुछ की वर्ड्स है, मूल्यांकन है, वर्णन है, प्रभाव है। तो इन शब्दों को सबसे पहले क्या करना है, अलग करना है। तो अगर किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर प्रारूप लिख रहे हैं तो कुछ चीज़ों को समझिए। प्रश्न में क्या पूछा है, पहला अगर बात करें तो नील आंदोलन का मूल्यांकन पूछ रहा है। तो मूल्यांकन आपको करना, किस रूप में मूल्यांकन होगा, किस रूप में मूल्यांकन होगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है मूल्यांकन हमें किस चीज़ का करना है। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन का मूल्यांकन होना चाहिए, आपके जहन में चलना चाहिए। दूसरा, इस चंपारण आंदोलन का क्रम क्या था, आंदोलन की प्रकृति किस रूप से थी, तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे। साथ ही साथ इसका प्रभाव किस रूप से था, यह भी हम इसका मूल्यांकन करेंगे। साथ ही साथ इसकी प्रक्रिया क्या रही, यह सब सारे तत्व इसमें होने चाहिए आपके, जब आप उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिए। दूसरा पार्ट में है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो था, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति पहले क्या थी, चंपारण से पहले की बात कर रहे हैं, चंपारण से पूर्व की क्या स्थिति थी, वो कैसे कैसे आंदोलन चला रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसमें चंपारण आंदोलन से पहले उसकी प्रकृति क्या थी, चंपारण आंदोलन के सफल होने के बाद की स्थिति क्या थी, के बाद की स्थिति क्या थी, हम इसकी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन का। अगर आप इसे बाय फॉरगेट कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर लास्ट में आपको देखेंगे इसका प्रभाव में जो प्रभाव रहेगा, इसका प्रभाव किस रूप से देखने को मिला, प्रभाव पॉजिटिव था या नेगेटिव था।
नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव था तो किस रूप से अधिक प्रभाव देखने को मिला, किस तरीके से दिशा और दशा को बदला, इन सारे पक्षों को आप इस संदर्भ में देखेंगे। सारे चीज़ों को आप लिखेंगे तो 38 नंबर के प्रश्न में आपको मैक्सिमम नंबर मिलने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे होंगे अभी आप, तो क्या करना, सबसे पहले आपको उत्तर प्रारूप बनाना, अभी से प्रैक्टिस करनी इसकी है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि यह उत्तर जब आप मेंस जब लिखेंगे एग्जाम हॉल में, ये फ्लो चार्ट आपको यूज नहीं करना, ये अभी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप हर चीज़ को अलग अलग करके अच्छे तरीके से उत्तर लिख पाए। तो सबसे पहले आपका भूमिका होना चाहिए इस प्रश्न का, जो भी आपको आता है, और भूमिका और निष्कर्ष ध्यान रखिएगा, आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़िए, चाहे चीज़ें आसान हो जाएगी। भूमिका होना चाहिए, मुख्य भाग होना चाहिए और एक निष्कर्ष होना चाहिए। मेन बॉडी में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इस प्रश्न के उत्तर प्रारूप में, कि भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। तो मुख्य भाग क्या एक ही भाग होगा या उसका अनेक भाग होगा, तो इसको 2 भाग में हम, सबसे कम अगर हम बात करें तो दो भाग में से विभक्त कर सकते हैं, 2 भाग में से बांट सकते हैं, जो और आसान हो जाएगा, जो और भी बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे। पहला, चंपारण नील आंदोलन की प्रक्रिया तथा मूल्यांकन हम उसका कर लेंगे, उसी में जो बातें मैंने बोला, इसी क्रम में सारी चीज़ें यहाँ मूल्यांकन हो जाएगी। दूसरा भाग में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष पर प्रभाव किस रूप से पड़ा, तो उसको अलग एक भाग हम बनाकर इसको हम मुख्य भाग में ही शामिल कर लेंगे। बाद में लास्ट में आके निष्कर्ष को हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरीके का एक उत्तर प्रारूप आप बना के रखिएगा, ताकि चीज़ें प्रश्न को समझने में, लिखने में, और आप भटकाव आपके उत्तर में ना होगा, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में कि पहला भाग अगर उत्तर प्रारूप का हम लिख रहे हैं, पहला भाग चंपारण नील आंदोलन की प्रक्रिया का मूल्यांकन, तो आपको इसमें किन किन शब्दों को ध्यान में रखना है, आप अपने उत्तर में क्या क्या लिखेंगे ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ की फैक्ट है जिसके की पॉइंट के तौर पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 3 बिंदुओं में आप इसे विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला भाग को जो चंपारण नील आंदोलन की प्रक्रिया था, मूल्यांकन है, उसमें क्या कर सकते हैं, पहले में आपको चंपारण नील आंदोलन के संबंध में संक्षिप्त विवरण कर सकते हैं, कैसे, क्या इसमें था, कि क्यों हुआ, यह किस प्रकार से प्रभावित किया। तो आप संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं चंपारण नील आंदोलन 1917 का। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बेहतर आप चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरा है प्रक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण कर सकते हैं, जो भी प्रक्रिया अपनाई गई चंपारण आंदोलन का, उसका संक्षिप्त विश्लेषण कर दीजिए 2, 4, 5 लाइनों में। साथ ही साथ इसके साथ परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, जो आपको चंपारण आंदोलन के बाद जो घटना घटी, चंपारण आंदोलन हुए, कमेटियाँ बनी, उसके बाद उसका परिणाम जो आया, उसका मूल्यांकन कर दीजिए पहले भाग वाले पार्ट का। तो ताकि जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसानों के पक्ष में कितना और क्या रहा इसका प्रभाव, आलोचना के पक्ष भी इसी के साथ जोड़कर आप देख सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं जो आंदोलन सफल हुए हैं उसके नेगेटिव पॉइंट नहीं रहे होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भी आप रेखांकित कर दीजिए साथ ही में, ताकि आप इसका चंपारण नील आंदोलन की प्रक्रिया का मूल्यांकन आप संक्षिप्त में कर ले। यह आपका पहले भाग का आपका विश्लेषण हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हम जब आते हैं कि इसी का जब हम इसका 1 पार्ट जब विश्लेषण करेंगे, भाग 1 का जो 3 पॉइंट में मैंने अलग अलग पॉइंट में आप लोगों को डिस्क्राइब किया, उसी का जब पहले बात आते हैं पहला पार्ट में कि चंपारण नील आंदोलन के संबंध संक्षिप्त विवरण जैसे क्या और क्यों है, तो सबसे पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, चंपारण आंदोलन क्या था इसको दर्शा सकते हैं। जहां पर बात करेंगे हम लोग महात्मा गांधी की भूमिका की बात कर लेंगे। साथ ही साथ 3 कठिया व्यवस्था था, 3 कठिया व्यवस्था था, उसकी हम चर्चा कर देंगे कि यह कैसे कैसे किसानों के लिए शोषणकारी था। तो इस संदर्भ में कुछ संक्षिप्त विश्लेषण कर लेंगे। जैसे आपको बिहार में चंपारण जिले में किसानों द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, तो इसके संदर्भ में कुछ चर्चाएं कर देंगे। इसके साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के प्रथम जन आंदोलन के रूप में यह उभर कर सामने आता है, तो यह अपना प्रभाव छोड़ता है। उसके बाद क्यों हुआ, तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेज बागान मालिक किसानों की 3 कठिया पर था, जमीन के जो 1 बीघा में 3 जो तीसरा भाग था 3 कट्ठा आपको क्या करता था, नील खेती के लिए दबाव डालता था। ये लंबी प्रक्रिया थी, लंबे समय से कराए जा रहे थे, पर जब विदेशी बाजारों में कृत्रिम नील बनने लगा तो इसकी मांग कम हो जाने लगी, जिसके कारण किसान प्रभावित थी। तथा यह चक्रीय व्यवस्था था, 3 कठिया व्यवस्था चक्रीय व्यवस्था था, अर्थात 1 बीघा ने 20 कट्ठा जो हुआ करता था, उसमें क्या होता था, रोटेशन वे पर होता था। तो क्या होता था, 3 कट्ठा हर वर्ष
किसान का बर्बाद हो जाता था, वो छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, इससे प्रभावित थे इस चक्रीय व्यवस्था से। तो आप इसके बारे में कुछ क्या करेंगे, जबरन नील की खेती की जाती थी तो इसका चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, नील की खेती किसानों के लिए अलाभकारी और उनकी उपजाऊ भूमि को खराब कर देता था, क्योंकि नील की खेती कर लेने के बाद उस पर फसल दोबारा नहीं हो पाती, खाद्य फसल नहीं हो पाती थी। तो यह सबसे बड़ी समस्या थी जिसके कारण किसान प्रभावित थे। तीसरा, किसानों को उचित मुआवजा इसके बदले नहीं दिया जा रहा था। जो भी किसान बंजर हो रही थी भूमि, उसके लिए मुआवजा भी प्रावधान नहीं किए गए थे किसान बागान मालिकों के द्वारा। तरह तरह के लगान बेगार बिना वेतन के श्रम का बोझ भी डाला गया इस खेती की प्रक्रिया में, जिससे किसान अंतर्गत किसान क्या होता, प्रभावित होता। किसान शोषण हो रहा था, गरीबी के दुष्चक्र में त्रस्त में फंस रहे थे। तो जिसके कारण बड़े किसान छोटे किसान सभी इसका विरोध करना शुरू कर दिए। और जब गांधी जी आते हैं गांधी जी जब भारत आते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो साउथ अफ्रीका में सफल आंदोलन करके आते हैं। तो जब भारत में वो आते हैं तो राम कुमार शुक्ल, आपको एक बिहार के किसान थे शुक्ल, तो इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया। किसान जब कांग्रेस के सम्मेलन हुआ करते थे उसमें जाकर इनके द्वारा आमंत्रण दिया गया। फिर आमंत्रण के बाद कुछ दिनों के बाद गांधी जी बिहार आते हैं। बिहार आने के बाद इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं तो उनके द्वारा बहुत सी प्रक्रिया चलाई जाती है। आपको आंदोलन के क्रम में जो भी प्रक्रिया होती है वो चलाई जाती है। तो इसके क्रम में ध्यान रखिए, प्रक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण भी कर देना। जैसे आंदोलन अहिंसा था, सत्याग्रह पर आधारित था, इसने किसानों को आवाज़ दी। तो साथ ही गांधी जी का सर्वमान्य नेता बनाया इस आंदोलन ने। यह स्वतंत्रता संग्राम गांधीवादी राजनीति की शुरुआत और निर्णायक मोड़ के तौर पर उभर कर सामने आए प्रक्रिया में, जहां पर किसानों को वो एकजुट करते हैं। इसी संदर्भ में ध्यान रखिए, आगमन और स्थिति का आकलन हम करेंगे। गांधी जी के स्थानीय किसान जो थे राम कुमार शुक्ल, ध्यान रखिएगा, चंपारण आपको बुलाकर गाँव गाँव घूमकर किसानों के व्यथा सुनती हैं। उसके बाद उसके जो भी किसानों की समस्या होती है उसको लिस्टेड करते हैं, लिस्टेड करके वहाँ के जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनको देते हैं। तो इस तरीके क्या था, जन समुदाय सभी लोग अपना अपना फरियाद लेकर उनके पास पहुंचना शुरू कर देते हैं। सरकारी प्रतिरोध होता है। इसी बीच में अंग्रेज अधिकारियों गांधी को चंपारण छोड़ने का क्या करते हैं, नोटिस जारी कर देता है। उनके बाद ध्यान रखिए आदेश दे देता है। हालांकि ध्यान रखिए गांधी जी इसका विरोध करते हैं। गांधी जी अदालत में पेश होकर कानून तोड़ने की स्वीकृति दी। अब ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह के तरफ पीछे हटने से इनकार कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक सत्य के साथ आग्रह करने का जो प्रवृत्ति बढ़ी, उसने बिहार के आंदोलन को साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया कि हाँ, प्रशासन में जाकर भी हम, गांधी जी ने इस प्रवृत्ति को बोला, हम नियम कानून के साथ क्या करेंगे, सत्य के साथ आग्रह करेंगे। तो यह ध्यान रखिएगा, जन सहभागिता भी यहाँ देखने को मिलती। हजारों किसान आपको देखने को मिलेंगे। गांधी जी के जैसे ही स्टेशन पर उतरते हैं मोतिहारी में, ध्यान रखिएगा वहाँ पर हजारों की भीड़ जम जाते हैं। जी ध्यान रखिए, इस भीड़ को देखकर वहाँ का जो लोकल प्रशासन था वो डर गया था, धारा 144 लगा दिया था, मार्शल लॉ तक की बात कर दिया था। तो ध्यान रखिए, इस सरकार ने दबाव में बढ़ाकर मामले की जांच और सहमति बनती है बाद के दिनों में। फिर जांच समिति का गठन होता है। गांधी जी को आधिकारिक जांच समिति का सदस्य बनाया गया। और यहाँ से देखिए, बीपीएससी के पीटी में यहाँ से प्रश्न भी पूछा है। तो ऐसा नहीं कि पीटी में प्रश्न पूछता, मेंस में तो प्रश्न इसका फेवरेट क्वेश्चन है ही। समिति ने किसानों के पक्ष में सिफारिश दी और कुछ क्या कहा कि कुछ पैसे की हम वापसी करें, कर टैक्स कम कर देंगे, इस प्रकार की बातें की गई थी। अब ध्यान रखिएगा, इसी के साथ जब हम दूसरे क्रम परिणाम का मूल्यांकन करते हैं इस आंदोलन का, तो ध्यान रखिएगा चंपारण आंदोलन किसानों के तत्कालिक आंशिक राहत तो दी गई। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह पद्धति पर भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके क्या है कि यह आंदोलन किसानों के आर्थिक बदहाली के स्थायी समाधान नहीं दे पाता। सबसे बड़ा इस आंदोलन का ड्रॉबैक यह देखने को मिला, जब आंदोलन सफल हुआ, जब आंदोलन की प्रक्रिया में सफल के बिंदु देखे जाने लगे, तो ऐसा किसानों के द्वारा अनुमान लगाया जाने लगा कि इस आंदोलन के बाद किसानों की दुर्दशा में बहुत सी सुधार होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंशिक रूप से क्या हुआ, आंशिक रूप से किसानों के उस समस्या के समाधान के लिए, तत्काल समाधान के लिए क्या किया गया, छूट दे दी गई। पर तत्कालिक रूप से यह स्थायी समाधान कोई नहीं लेकर आ पाया। इसी के बाद देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पर किसान आंदोलन प्रबल हो जाता है। हालांकि इसके प्रभाव अलग रूप में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन के जो
प्रमुख नेता हुआ करते थे, हुआ करते थे कांग्रेस के प्रमुख नेता, उनकी मांगों में आपको किसान की मांगे अब दिखने लगते विभिन्न मंचों पर। तो यह सब एक दूरगामी परिणाम तो लेकर आया, पर जो अस्थाई समाधान किसान चाहता था कि हमको टैक्स में छूट मिले, हमको अपने अनुसार क्या करने को मिले कि खेती हम कर पाए, कर का दाम टैक्स कम हो, ये सब चीज़ें नहीं हो पाता। स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भागीदारी के लिए प्रेरक बिंदु बनकर उभरा यह चंपारण आंदोलन पथ प्रदर्शक के तौर पर है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, आपको इसी लाइन से प्रश्न पूछता है, क्या चंपारण आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शक था, या गांधी के निर्माण में मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी बनाने में चंपारण आंदोलन की भूमिका का संक्षिप्त विश्लेषण करें? तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, दो पार्ट में आप इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसानों के पक्ष में उपलब्धियां क्या रही, तो 3 कटिया पर जो व्यवस्था थी, प्रथा था, उसका अंत हो गया कि 3 बटे अब जो 1 बीघा का खेत है उसमें 3 कट्ठा हम खेती नहीं कराएंगे। फिर आर्थिक राहत भी दिया गया, कुछ बागान मालिकों किसानों को आंशिक मुआवजे भी देने की बात की गई। हालांकि शोषण की प्रक्रिया के स्तर में बाद के दिनों में सुधार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कानूनी और सामाजिक जागरूकता इसके साथ फैलता है, राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। अब है कि गांधी जी का पहला सफल आंदोलन होता है, तो राजनीति में अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के कट को बढ़ा देता है, उनके कद काठी को बढ़ा देता है। वो प्रथम नेता के तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलता था, प्रथम पंक्ति के नेता के तौर पर। हर जगह इनकी डिमांड अब क्रिएट होने लगती है। अगर हम अहमदाबाद मिल की बात कर ले या उसके बाद जो भी आंदोलन होते हैं, तो महात्मा गांधी की मांग अब शुरू होने लगती है और जनता इनके आते ही भीड़ के तौर पर उमड़ के तौर पर सामने आ जाती थी। तो ध्यान रखें, पहले आंदोलन जो पहले आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन केवल सभा समितियों तक हुआ करता था, सभा और समितियों तक ही सीमित हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, आपको पंपलेट और किताबों तक ही सीमित हुआ करता था। अब वो क्या हुआ, इस आंदोलन के बाद जन आंदोलन के तौर पर उभर गया कि जैसे ही गांधी जी कहीं जाते थे आंदोलन के नाम पर, तो क्या होता था, उस क्षेत्र के सारे लोग जो इकट्ठा होने लगते गांधी जी को देखने के लिए। इस तिलिस्मी एक गांधी जी में तिलिस्मी एक आपको ऑरा दिखने लगा कि यह कोई व्यक्ति आया है जो हमारे दुख दर्द को कम कर सकता है, हमारी समस्याओं को समाधान कर सकता है। इस तरीके से ध्यान रखिए, स्थानीय नेताओं का विकास होता है। राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता उभर कर सामने आते, जो भारतीय राजनेता के जो बिहार के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो अब क्या होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान शुरू हो जाए। जैसे ब्रज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब उभर कर सामने आने लगते हैं। आलोचना के तौर पर हम क्या करें कि इस आंदोलन का जब हम परिणाम का मूल्यांकन करें, तो आलोचना के तौर पर आंशिक जीत दी जाती है। आंशिक जीत यह प्राप्त होती है, किसानों को पूर्ण आर्थिक मुआवजा नहीं मिला, केवल आंशिक क्षतिपूर्ति दी गई। जितना कुल खर्च उसका कुल क्षति हुआ था, तो मुआवजा के तौर पर वो न देकर आंशिक मुआवजे की क्षतिपूर्ति के तौर पर इनके मांग को माना गया। सीमित प्रभाव क्षेत्र था, आंदोलन केवल चंपारण जिले तक ही सीमित रहा। और ध्यान रखिए, पूरे बिहार और देश भर में किसानों को तत्काल राहत नहीं मिली। हालांकि इसके परिणाम के तौर पर जन भावनाएं उभर कर सामने आई, पर आर्थिक रूप से लाभ किसानों को जो होना चाहिए था, वो लाभ आर्थिक लाभ नहीं हो पाया पूरे देश में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कानूनी निर्भरता कि गांधी जी के अत्यंत सरकारी जांच समिति के ढांचे में काम करना पड़ा, यानी किसानों को स्वतंत्र शक्ति पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बनी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी इस आंदोलन के क्रम में किसानों के हितों में बात तो करते हैं, पर समग्र बात नहीं कर पाते। उनके पास जैसे ही जांच कमेटी का एक मेंबर बन जाते, उनके दायरे सीमित हो जाते। जैसे पहले आपको समिति बनने से पहले उनका जो ओरा था, उस समिति गठन होने के बाद उनका ओरा में कमी देखने को मिलता है। समाधान सहते ही थे, मूल समस्या जमींदारी पर था, औपनिवेशिक कृषि शोषण समाप्त नहीं हुई, केवल एक खास पर था, 3 कटिया व्यवस्था समाप्त हुई। जैसे जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी, जिस तरीके वो जड़ें जमा रखी थी, किसानों के शोषण का एक मूल कारण माना जाता था, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। उसके समाधान के लिए कोई चर्चाएं कहीं नहीं, क्योंकि
उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में जमींदार वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कारण केवल यही नहीं था कि किसानों की मांग थी, जमींदारी प्रथा को भी कम कर देते तो हमें राहत मिलती, पर उसके बैकग्राउंड में है कि राष्ट्रीय आंदोलन उनका समर्थन था। तो हालांकि उसमें तिनकठिया व्यवस्था को ही क्या किया गया, समाप्त किया गया। औपनिवेशिक कृषि व्यवस्था जो थी, नीतियाँ थी शोषण का, वो जैसे को तैसा बना रहा, कोई परिवर्तन उस दौरान नहीं, 1917 में नहीं देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें आपको बैकग्राउंड में याद रखनी है। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते, उससे पहले आप लोगों के लिए 70 बीपीएससी 1 के लिए ध्यान रखिए, हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। लिमिटेड सीट है, इसमें लिमिटेड समय है, तो आपको ऑफर जो दिया गया वो लिमिटेड समय के लिए, तो आप इसका लाभ ले लीजिए। और इसमें जो आपको टोटल आपको 85 टेस्ट दिया गया है, तो इसका अधिकतम लाभ, ये 25 तारीख से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, 25 सितंबर से 22 तारीख से ये प्लान स्टार्ट हो गया, जहाँ पर आपको PDF सारे दे दिए जा रहे हैं जो आपको क्लास टेस्ट से रिलेटेड है। तो आपको क्या कर सकते, इसमें लाभ ले सकते। अधिकतम आपको ध्यान रखना है, सेक्शनल नोट टेस्ट आपको दे दिए जाएंगे और फुल टेस्ट 6 रहेंगे। तो कोई भी क्यूरी है तो दिए गए नंबर से बात कर लीजिए या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीके से हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं आपको, जिस तरीके से आप देख रहे हैं एनालिसिस कराया जा रहा है PYQ का, उससे भी बेहतर तरीके से आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में चीज़ें शामिल की गई है। दूसरा भाग में हम जब आते हैं, ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रभाव क्या था। तो यहाँ पर 4 पॉइंट कम से कम आप लिख सकते हैं, और भी पॉइंट हो सकता है, जब आप पढ़ते होंगे और भी पॉइंट बनाए जा सकते हैं, पर कम से कम ये 4 पॉइंट तो आपके उत्तर में होना ही चाहिए। जैसे गांधी जी की राजनीति में प्रवेश, आपको इसके परिणाम रहा, ध्यान रखिए, संघर्ष का प्रभाव के तौर पर गांधी जी उभर कर आते हैं और बहुत से राष्ट्रीय आंदोलनों का सफल योगदान होता है। तो एक ऑरा इनका क्रिएट हो जाता है गांधी जी का। किसानों का राजनीतिकरण होता है। राजनीतिकरण करने कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न मंचों पर जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, वो क्षेत्रीय आंदोलन हो रहे थे, क्षेत्रीय सभाएं हो रही थी, वहाँ पर किसानों का है ना मांगों को रखा जाना। उसी दौरान में आप सहजानंद सरस्वती को उभरते हुए देखते हैं, बिहार में किसान आंदोलन चलाते हुए देखते हैं, फिर अखिल भारतीय किसान आंदोलन बनता है इसी के बाद। तो ध्यान रखिएगा, किसानों का राजनीतिकरण होता है, तो किसानों को एक मंच मिलता है इस आंदोलन के बाद। तो मंच के साथ जैसे ही मंच मिलता है तो इनकी मांगें शुरू हो जाती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ क्षेत्रीय आंदोलन में इसका कद बढ़ना शुरू हो जाता है इन नेताओं का, जो किसान आंदोलन के नेता हुआ करते थे। फिर सत्याग्रह और अहिंसा को स्वीकृत किया गया। जैसे इस आंदोलन सफल आंदोलन के तौर पर दिया अपना परिणाम, तो जो गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना टूल्स यूज किए थे सत्याग्रह और अहिंसा का, वो टूल्स अब भारतीय राजनीतिक संघर्ष में भी यूज होने लगा। उसके बाद देखते होंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए गए। उसके बाद जन आंदोलन आपको नींव रखी गई। मैंने पहले ही बताया आपको, गांधी जी के आने से पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन हुआ करता था, केवल सभा समिति, किताब और पत्रिकाओं तक था। सभा समिति, पत्र पत्रिकाओं तक ही था। ध्यान रखिए, पत्र पत्रिकाओं कहने का मतलब लेख से के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे। पर जैसे ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन ये चलाते हैं, चंपारण का सफल होता है, गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं भीड़ वहाँ आ जाती है। तो क्या जन आंदोलन के तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन उभर कर निकलता है। तो इसके बाद मांगे और भी विस्तृत हो जाती है, क्षेत्रीय भूमिका बढ़ जाती है, क्षेत्रीय लोग नेताओं की भूमिका समाहित होने लगती है। राष्ट्रीय आंदोलन के जो पहले से पूर्ववर्ती नेता थे उनकी भूमिका चेंज हो जाती है और विभिन्न मंचों पर विभिन्न मुद्दों को रखा जाने लगता है। तो यह आंदोलन कहीं ना कहीं आपको पथ प्रदर्शक के तौर पर काम किया था। लास्ट में इसके अगर हम बात करें संघर्ष का प्रभाव क्या रहा, तो ध्यान रखिए, चंपारण नील आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा एक इंट्रो शुरुआत में कर सकते हैं। उसी तरीके से नेतृत्व बिहार के चंपारण जिले में किसानों द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी प्रथम जन आंदोलन के तौर पर माना जाता। तो यहीं पर गांधी जी की राजनीति में प्रवेश आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर गांधी जी भारत का पहला सफल प्रयोग करते हैं। गांधी राष्ट्रीय स्तर पर नेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। किसानों का राजनीतिकरण कर दिया जाता है, जहाँ पहली बार ग्रामीण किसान व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका दे पाते, विभिन्न मंचों पर अपनी समस्याओं को रख पाते हैं और किसान आंदोलन की आवाज़ देखी सुनी जाने लगी थी। उसके बाद सत्याग्रह अहिंसा को स्वीकृति मिलती है, जहाँ पर चंपारण ने दिखाया कि अहिंसक प्रतिरोध औपनिवेशिक सत्ता को झुका सकती है। अर्थात देखिए, ध्यान रखिएगा, इस क्रम में
जो पहले क्या हुआ करता था कि आंदोलन से, इस आंदोलन से पहले जितने ब्रिटिश रूल थे वो शोषण के माध्यम से ही शासन करते थे। लोग गलतियां करते थे, उनको पीटना शुरू कर देते थे, उसी पर गलतियां होती थी। पर गांधी जी ने क्या किया, लाठी मारो, तुम कितना लाठी मारोगे, 10 15 20 25, कभी तो तुम में मानवीय भावना उभर कर सामने आएगी। और गांधी जी ने एक खास काम किया था, जहां भी आंदोलन चलाए थे विदेशी पत्रकारों को लेकर चलते थे। उसके पीछे क्या था कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सके। तो यह प्रभाव आपको विभिन्न मंचों पर विदेशों में भी देखा जाने लगा कि कोई ऐसा नेता है जो सत्य अहिंसा पर बात कर रहा, लाठियां मार रहा है, फिर भी वो कुछ जवाब नहीं, रिएक्ट नहीं कर रहा, हिंसा नहीं कर रहा है। तो यह क्या हुआ, आगे चलकर यह असहयोग, सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन का आधार बना। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन बाद के दिनों में हिंसक हो जाता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर भी इसकी पद्धतियों ने क्या किया, एक स्वतंत्रता आंदोलन को एक क्या किया, मार्ग दिशा दिखाया। जन आंदोलन का नींव रखा, जहां आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष में ग्रामीण भारत को उसको जोड़ा। पहले शहरी आंदोलन हुआ करता था, कैसे मैं अभी बोला कि जमींदार पद पत्रिका सभा समिति, तो जहां होता था कि वहां शहरी पढ़े प्रबुद्ध व्यक्ति ही शामिल होते। पर गांधी जी के आने के बाद यह ग्रामीण भारत को जोड़ा। अनपढ़ लोग भी जो खेत जोत रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, महिलाएं घरों में खाना बना रही हैं, उन सब की भागीदारी इस आंदोलन के बाद उभर कर सामने आता है। उनको ऐसा तिलिस्म मिल जाता है, लग रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे कष्टों का निवारण कर देगा। तो इसलिए आंदोलन के क्रम में सभी लोगों की भागीदारी देखने को मिलती है। इससे स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ शहरी शिक्षित वर्ग का आंदोलन न रहकर यह ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ गया, उन लोगों तक पहुंच गया जो इसके हकदार हुआ करते थे। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके साथ साथ लास्ट में याद रखना है, निष्कर्ष में आपको क्या बातें लिखनी। निष्कर्ष के तौर पर ध्यान रखना है, भूमिका निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिखिएगा। यह लिखने का प्रयास लगातार कीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये होने लगेगा भूमिका निष्कर्ष। ध्यान रखिएगा, पर भूमिका निष्कर्ष में कुछ ऐसे शब्द जरूर यूज कीजिए जो आपके पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो जिसमें आप ध्यान रखिए, चंपारण नील आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार चंपारण आंदोलन हुआ था। यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के थोपी गई तिनकठिया प्रथा के खिलाफ एक सत्याग्रह आंदोलन था। साथ ही साथ इस प्रथा के तहत किसानों ने अपनी भूमि के 3/20 अर्थात 1 बीघा का 3 कट्ठा क्या होता था, नील के उगाने के लिए मजबूर किया गया। जिसके बाद ये शोषणकारी नीतियों के खिलाफ एक जनसहभाग आपको उभरता हुआ दिखता है। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चलता है, 1 महीने की जांच कमेटी बैठती है, चंपारण एग्रीगेशन बिल पास होता है, और उसके बाद ध्यान तिनकठिया समेत कई अवैध कानूनों को खत्म कर इस आंदोलन ने अपने आप को सफल बनाया, तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त किया। हालांकि इसके परिणाम दुर्गामी थे। राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में यह परिणाम लेकर आता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जरूर कीजिएगा जिससे आपका उत्तर निष्कर्ष बेहतर निकल कर आए। तो कुल मिलाकर बात यही की जा रही है कि आप उत्तर को कितना बेहतर लिख सकते हैं, शब्दों का चयन किस रूप से कर सकते हैं, आपकी शब्द सीमा किस रूप में हो, शब्द सीमा ये भी ध्यान रखना है, शब्द सीमा। तो हम लगातार इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। डेली एक क्वेश्चन प्रयास रहेगा, डेली एक क्वेश्चन आप लोगों को PYQ का लेकर आना, BPSC PYQ का। तो इससे क्या होगा, PYQ की बात करेंगे, डेली एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और मेंस नेशनल राइटिंग जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली आपको टॉपिक डिसाइड है, उस टॉपिक से प्रश्न 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग आपको शुरुआती दौर में डेली आंसर राइटिंग में दिया जाएगा। फिर सेक्शनल टेस्ट में 5 शॉर्ट 1 लॉन्ग दिया जाएगा। और जो FLT है पूरी तरह जिस तरह BPSC क्वेश्चन पूछती है उसी तरीके से FLT फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए, फिर उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो नंबर आप लोगों को शुरुआती दौर में दिखाया गया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ने का मौका मिलता है, वहाँ पर नंबर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए जहाँ पर इसका PDF आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तब चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।